साथियों, अब हम दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। हमें साथियों ये ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत का जो जो शासक थे वो बहुत ही सुरक्षित रहे हैं। दक्षिण भारत में किसी भी बड़ा विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए वहाँ की राज व्यवस्था बहुत ही पुख्ता तरीके से चली है और बहुत ही अच्छी तरीके से चली है। बड़ी संख्या में इसके शासकों ने बहुत ही अच्छी तरीके से विकास किया। पहली बात है। दूसरी बात है समझना है साथियों कि ये सातवाहन वंश के बाद जो है पूरा ये खासतौर से हिंदुओं का, ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसका शासन था। तो मनुस्मृति से लेकर के जितनी भी व्यवस्थाएं थीं वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ लागू रहीं और बहुत सारे राजाओं ने एक समय के बाद बहुत सारे मंदिर बनवाए। साउथ के जो मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर बड़ी संख्या में हैं और मंदिर ही एक राज व्यवस्था का केंद्र था। मंदिर ब्राह्मणों का केंद्र था और फिर सत्ता का, राज व्यवस्था का केंद्र मंदिर थे। इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो ये पूरी राज व्यवस्था उसी तरीके से चली जिस तरीके से ब्राह्मणवादी दर्शन, मनुस्मृति और बाकी चीज़ों के साथ में अटैच होकर के सारा मामला चला। ये हमको ध्यान रखना है। तो इसके जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सातवाहन जो वंश है उसको हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम चोल वंश के बारे में बात करेंगे। चोल वंश के बाद फिर जो छोटे छोटे वंश हैं उनकी जो राज व्यवस्था है, कर प्रणाली है, वो सब लगभग एक जैसी रही सबके में, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसमें ज़्यादा समय अब नहीं लगाएंगे। तो हम शॉर्ट में आपको बताते जाएंगे और कौन कौन से शासक थे और उसके बाद से इनका शासक, और ये सारा दक्षिण का जो शासन है ये 1200 ईस्वी तक ये सारा चला। तो अब ये 1200 ईस्वी तक का जो समय है इसी वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद से जो है फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, उसको फिर अलग से हम कवर करेंगे। तो विजयनगर के पहले तक का जो हिस्सा है वो हम इस वीडियो के अंदर साथी कवर करेंगे। तो हम चोल वंश के बारे में साथी चर्चा करते हैं। चोल वंश का जो शासन है ये बताते हैं कि ये 300 ईसा पूर्व से लेकर के 1279 ईस्वी तक चोल वंश का शासन रहा। मगर जो पहले का इतिहास है उसका विस्तारित जानकारी नहीं है, जो ईसा 300 ईसा पूर्व के पास की बात है, क्योंकि उस समय सातवाहन वंश भी था तो डिटेल्स में नहीं है। 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक जो है जो राजवंश है इसको अर्ली चोला कहते हैं, चोलाओं के पहले का शासन। और 200 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में ये अज्ञातवास है, इसके बीच में इतिहास चुप है कि चोलाओं का शासन कहाँ था, क्या था, कोई जानकारी नहीं मिल रही। मगर कहीं ऐसा बताते कि छोटी सी जगह में कहीं इनका शासन था, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे। 848 ईस्वी में विजयलाया एक राजा हुए थे जिन्होंने वापस चोल साम्राज्य की स्थापना की और यहाँ से वापस ये फिर बड़े राज्यों पे अपना राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। तो 848 से इनका दोबारा चालू हुआ। और साथ ही इसमें 2 डायनेस्टी और थी, एक पांड्याज और पल्लव, 2 डायनेस्टी थी। और तो ये आपस में लड़ते थे, पांड्याज और पल्लव और ये चोला, ये आपस में लड़ते थे। एक दूसरे के कब्जा, तू बड़ा मैं बड़ा, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के चक्कर में रहते थे। आखिरी में जो है चोलाओं ने जो है पांड्याज को और पल्लव को दोनों को समाप्त करके पूरा चोल वंश पे, पूरा एरिया पे कब्जा कर लिया था। हमको साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इसमें और भी डायनेस्टी थी। तो ये चोल वंश के जो शासक थे ये 848 ईस्वी से शुरू हुए और 848 से 1070 तक एक फेस है जिसमें चोल वंश के अलग अलग शासक हुए और अलग अलग शासकों ने अलग अलग जगह लड़ाइयाँ लड़ी, अपने राज्यों का विस्तार किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ मगर आपको ये बता दे रहा हूँ कि चोल वंश का जो शासन था वो खाली भारत भर में नहीं था, यहाँ तक कि जो श्रीलंका था, मलेशिया है, म्यांमार है, ये जो बहुत सारे टापू हैं नीचे, इन टापुओं पे भी इन्होंने, चोलाओं ने अपना कब्जा किया हुआ था। श्रीलंका पे अपना कब्जा हुआ था, चोलों का शासन था वहाँ पे। तो हमको ये समझना है कि चोल वंश के जो शासक थे उनके पास नेवी बहुत तगड़ी थी। श्रीलंका कैसे पहुँच गए समुद्र पार करके, तो उस समय इनके पास नेवी थी। अब अंदाज़ा लगाना, नेवी की जो है सेना थी, नौकाएँ थी, कि वहाँ जाके लड़ाई लड़के इन टापुओं पे कब्जा किया। तो
तो इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। चोल वंश के शासकों ने तो ये बहुत ही ताकतवर शासक थे। और इधर ऊपर की तरफ जो है वो उड़ीसा को भी हरा के अपने कब्जे में कर लिया था। तो साथियों ये था इनकी बहुत सारी राज व्यवस्था थी और इनका जो है टैक्स का वही सिस्टम था जो बाकी राजाओं का था। सामाजिक व्यवस्था उसी तरीके से थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जाति थी, वर्ण था, छुआछूत, ये सारा जो वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मणवादी दर्शन, वेद, ये सब कुछ यही था इसमें। तो ये जो बाकी राजाओं की व्यवस्था थी उसी तरीके की व्यवस्था ये चोल वंश के अंदर भी थी। अब हमको इसमें साथ ये ध्यान रखना है, चोल वंश में बहुत सारे शासक रहे। अब मैं नाम बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये जो इमेज है, इमेज में मैं ऐसे इस तरीके से डाल देता हूँ कि आप उसको इमेज में अलग सारे नाम दिख रहे हैं, तो आप इसके सारे नाम को आप इसको अलग अलग करके पढ़ लीजिए। मैं अब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये बहुत सारे राजा रहे हैं जिसको हमको साथ ही ध्यान रखना है। ये 1070 ईस्वी में जो अधिराजेंद्र चोला थे, ये यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन हुआ क्योंकि इनको कोई पुत्र नहीं था, इनको पुत्री थी। तो पुत्री थी तो इन्होंने फिर चालुक्य जो डायनेस्टी थी उसका एक राजा था, उसके साथ उस पुत्री का विवाह किया। उसके बाद से फिर जो जिस राजा के साथ विवाह किया वो चोल राजा बन गया। तो यहाँ से फिर जो है व्यवस्था मतलब वंश जो है बदल गया, मगर ये व्यवस्था यही रही। के बाद इसके अलग अलग शासक रहे जो लिस्ट में है, आप देख लीजिए। इसका जो आखिरी शासक था वो राजेंद्र था, जिसका शासन 1246 से लेके 1279 तक रहा। और यहाँ पे फिर चोल वंश का खत्म हो गया। तो ये चोल वंश की हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई। और बहुत सारे राजा रहे जिसको आपको लिस्ट में देखना है। इनका साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण राज व्यवस्था थी, जैसे मैंने आपको बताया, राज व्यवस्था के साथ में मंदिरों का निर्माण कराया। इसका जो सबसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर था, बृहदेश्वर का मंदिर, राजा राम चोल जो थे प्रथम, उसने इसका निर्माण कराया था। तो ये बहुत ही बड़ी पहचान थी इन राजाओं की जो छोड़ के गए हैं, जो आज भी हमारे सामने। उसके बाद गंगईकोंडा चोलेश्वर का मंदिर, ऐरावतेश्वर का मंदिर है। इस तरीके से बहुत सारे मंदिर हैं जो चोल वंश के शासकों ने ये मंदिर बनवाए। अलग अलग देवताओं के, कोई शिव का है, कोई विष्णु का है, अलग अलग तरीके से ये मंदिर बनाए। और बहुत ही मंदिरों से इस समय की कला कृति, विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ को हम समझ सकते हैं। पत्थरों से बने हैं ये, इतने ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे बनाए। तो बहुत सारी चीज़ों का विकास जो है इस समय में हुआ चोल शासकों के बीच में, इसका हमको ध्यान रखना। पांड्या जो राजवंश था, मैंने बताया पांड्याओं की थी, ये इनकी जो है 560 से लेकर के 1300 तक रहे। और पांड्याज की जो राजा है, इसके भी बहुत सारे राजा रहे, उनकी सूची भी मैं डाल देता हूँ। इस सूची को आप जो है इसको पढ़ लेना। तो पांड्याज जो राजा थे, इनके अंदर भी यही दिक्कत थी कि आपस में लड़ते थे। और लड़ने के बाद ये बहुत बड़ा विस्तार नहीं हुआ। ये पांड्या, पल्लव और चोल ये आपस में लड़ते रहे, थोड़े थोड़े एरियो पे कब्जे रहे। तो ये जो शासन व्यवस्था काफ़ी समय तक रही पांड्याज की। वो बाद में चोलों ने पांड्याज को ख़त्म किया और पल्लव को ख़त्म किया। ये हमको साथी ध्यान रखना। मैं अब इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। इनकी राज व्यवस्था उसी तरीके से थी जैसी चोलों की थी। और इन्होंने भी बहुत सारे मंदिरों का, अपने इस चीज़ों का विकास करवाया, मंदिर बनवाए। ये साथी हमको ध्यान रखना। पल्लव जो थे 275 ईस्वी से लेकर के 875 ईस्वी तक रहे। 875 ईस्वी में चोलों ने पल्लवों को और इनको ख़त्म किया। ख़त्म करके बड़ी जो हिस्सा था उस पर चोल शासकों ने कब्जा किया। तो पल्लव भी इसी तरीके से थे। और इन सबके इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाएं थी। हिंदू धर्म के ये शासक थे, हिंदू धर्म चला, मगर यहाँ पे भी बाकी बौद्ध का और जैन धर्म का ये रोक नहीं था। ये ध्यान रखना है सब जगह कि साउथ में भी जो व्यवस्था चल रही थी वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए शासक रहे हैं, मगर बाकी जो विचारधाराएं थी, बाकी धर्म थे, उनको भी नष्ट नहीं किया इन्होंने, ना उनको रोका। वो अपने अपने हिसाब से, जैसे कोई बौद्ध भिक्षु है या कोई कहीं जाना चाहे तो राजा से
शास्त्रार्थ करना चाहे उसकी सभा, तो ये सब अलाउ था, पूरे देश के अंदर आना जाना अलाउ था, इसको कोई मनाही नहीं थी। ये साथी हमको ध्यान रखना है। तो ये पल्लव के जो राजा थे उनकी भी मैंने सूची डाल दी है, इनको भी साथी आप देख सकते हैं। उसके बाद चालुक्य राजवंश था, 543 से 753 तक रहा इनका साथ, 3-4 राजा रहे इसमें। और इनके समय पे ये हिंदू और जैन इनकी कुछ गुफाएं बनवाई। तो इनके शासक जो जैन धर्म के अटैचमेंट में थे, इनके राजा भी ऐसे थे जो जैन धर्म को प्रोत्साहित कर रहे थे, और जैन धर्म को उन्होंने माना। हिंदू धर्म के साथ में जैन धर्म का भी विस्तार इस समय में काफ़ी हुआ। तो ये चालुक्य राजवंश था, जिसको हमने बताया कि बाद में चालुक्य जो है चोल बन गए। इन्हीं चालुक्य का एक राजा था जिससे शादी करके चोल बन गया था, और वहाँ से फिर ये सारा जो है चालुक्य जो राजवंश वो चोल राजवंश में बदल गया। ये जो चालुक्य था ये बाद में कमजोर हुआ, इसका एक शासक था, उसको हरा करके राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई। और राष्ट्रकूट जो थे ये भी बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थे, और इसमें इनमें ये तीनों धर्मों को बहुत ही रिस्पेक्ट से करते थे, हिंदू और जैन और बौद्ध। तो इसमें तीनों तरीके के प्रमाण हैं जो इन्होंने जो मंदिर हैं या जो कलाकृतियाँ बनवाई हैं, तो ये इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष थे। 735 से 982 तक इनका शासन चला। और इनकी ये राजाओं की सूची मैंने डाली हुई है, तो इनके राजाओं की सूची भी आप पढ़ सकते हैं। और इन्हीं के समय में जो है जो इलोरा की गुफाएं हैं, कैलाश मंदिर है, ये इलोरा की गुफाएं ये इन्हीं की समय में बनी। जैन मंदिर भी हैं, जिससे समझ में आता है कि ये किस तरीके से सभी धर्मों को सही तरीके से साथ में लेकर के चलते थे। तो ये साथियों एक संक्षिप्त विवरण है जो साउथ के राजा रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा। राज व्यवस्था उसी तरीके से थी जो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणवादी दर्शन से, और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था इनके पास भी थी, सभी धर्मों का आना जाना था। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। ये मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमको इस बात को याद रखना है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न तरीके की सोच रही हैं शुरू से, और सभी तरीके की धाराएं चली हैं। ये हमको साथ ही ध्यान रखना है। और ख़ासतौर से बौद्ध और जो जैन धर्म था, ये दोनों धर्मों को राजाओं ने स्वीकार किया। राजाओं ने केवल एक ही धर्म, एक ही विचारधारा जिसको इग्नोर किया, वो था चारवाक का दर्शन, भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन जो है वो गरीबों की विचारधारा थी, आम जनता की विचारधारा थी, और राजाशाही व्यवस्था को चुनौती देता था, वो रोकता था, राजाशाही व्यवस्था को गलत कहता था। और ख़ासतौर से राजा जो धर्म के नाम पे जो ये पूरा एक साम्राज्य कायम था, उसके हिसाब से राजा के इस अस्तित्व को वो नकारता था, चारवाक का दर्शन। तो भौतिकवादी दर्शन को सभी राजाओं ने इग्नोर किया, सभी राजाओं ने रिजेक्ट किया। मगर सभी राजाओं के समय में भौतिकवादी विचारधारा भी रही है। तो ये चारों तरीके की विचारधारा हमारे देश में निरंतर चली है। भौतिकवादी दर्शन, बौद्ध का दर्शन और जैन का दर्शन। बौद्ध के जैन के दर्शन को भी नास्तिक कहा गया। इन दर्शनों ने वेदों को नहीं माना, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसको नहीं माना, मगर इन दर्शनों ने राजा की जो लूट की व्यवस्था थी, वर्गीय दर्शन, ये वर्गीय दर्शन नहीं है, राजा की राज व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं उठाए। दुखों का, कष्टों का निवारण के रास्ते बताए बौद्ध में और जैन में। तो राजा को बताया कि आप ऐसा करो, मगर राज व्यवस्था बदलो, ऐसी नीतियां बनाओ, गरीबों को जमीन दो, जो ये भौतिकवादी दर्शन का जो विचार था वो खुले रूप से बौद्ध और जैन धर्म के अंदर नहीं है, जिसके कारण से राजाओं ने इसको स्वीकार किया और राजाओं ने ही इसका प्रचार प्रसार किया। चीन से लेकर के, तिब्बत से लेकर बौद्ध धर्म तो बड़ी संख्या में, बड़ी जगह के राजाओं ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि उस समय की राज व्यवस्था में लग रहा था कि सबसे बढ़िया समझ है जिससे आम जनता खुश रहेगी और राजाओं की राज व्यवस्था चलेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो सभी तरीके की विचारधाराएं हमारी इस दर्शन में चली हैं। एक चीज़ में और एक याद दिला देता हूँ आपको कि 890 के आसपास में शंकराचार्य हुए थे केरला में, जो 900 कुछ में उनकी डेथ हुई। और शंकराचार्य ने जो है, जो आदि गुरु शंकराचार्य जिनको कहते हैं, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। मठ व्यवस्था उसके बाद ही सही तरीके से चालू हुई। तो मठों की स्थापना
कहाँ कहाँ करी उन्होंने, उड़ीसा में करी, केदारनाथ कहाँ गए वहाँ, हरिद्वार। तो ये जो यहाँ पे दक्षिण भारत में तो थे ही वो, चारों दिशाओं में 4 मठों की जो स्थापना की। तो उस समय इस पूरे देश में अलग अलग राजाओं का शासन था, मगर चारों जगह जाने की उनको परमिशन मिली ना, चारों जगह गए, उन्होंने मठों की स्थापना की, राजाओं ने भी उनका सम्मान किया। तो इस तरीके से हमारे देश का वातावरण था कि जो भी धर्म या गुरु या जो धार्मिक जो विचार देने वाले लोगों का बड़ा सम्मान था। समाज का जो आगे बढ़ाने वाले, सामाजिक की व्यवस्था को बनाने वाले, और ख़ासतौर से राजाओं की जो समर्थन की व्यवस्थाएं थीं, ये सारी व्यवस्थाएं राजाओं के समर्थन की थी, जो राजाशाही व्यवस्था को सपोर्ट करती थी, सहयोग करती थी, तो इनको अलाउ था। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना है। अब साथियों, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे से अब हम 1200 ईस्वी से अब हम शुरू करेंगे, यहाँ दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे। वो साउथ का जो इतिहास है वो जो है हम जो विजयनगर साम्राज्य था उससे चालू करेंगे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आपसे अपील है हमारा कि आप पीछे के जो वीडियो हैं, खासतौर से दर्शन हैं की जो सीरीज, उसमें दर्शन है और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मनु स्मृति की पूरी सीरीज है, ये सारे वीडियो को आप सुने, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि पूरी जानकारी आपको होगी तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इन सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।